प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है व्यवसाय अध्ययन के प्रबंध के सिद्धांतों के दूसरी कक्षा में। अभी तक हमने जाना कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या है और प्रबंध के सिद्धांत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। आज हम जानेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि प्रबंध के सिद्धांत जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उसमें दो हैं। सबसे पहले हैं हेनरी फेयोल के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, सामान्य जो सिद्धांत हैं, और दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंधन के टेलर के द्वारा दिए गए सिद्धांत। लेकिन आज की कक्षा में हम सिर्फ जानेंगे प्रबंध के उन सिद्धांतों के बारे में जो कि हेनरी फेयोल जी ने प्रतिपादित किए। तो हेनरी फेयोल जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1841 में ये फ्रांस में पैदा हुए और 1925 में इनका देहांत हुआ। और ये एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिन्होंने कि अपने अनुभवों के आधार पर इन सिद्धांतों को बनाया। हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन का असली पिता भी माना जाता है। वह 1841 में पैदा हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे एक खनन कंपनी के साथ एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने आभासी दिवालियापन से लेकर उच्च सफलता तक अपनी कंपनी में उसकी स्थिति में सुधार किया। उनके व्यवहारिक अनुभव से बहुत फ़ायदा व्यवसाय को मिला। उन्होंने कुछ तकनीकों का विकास किया। उन्होंने बहुत सारी तकनीकें बनाई, परंतु उनके बनाए गए 14 बुनियादी प्रबंधन सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। उन्हें लगा कि संगठनात्मक ढांचे के बावजूद सभी प्रबंधन स्थितियों में इन सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है। ये हैं हमारे पास वो 14 सिद्धांत जो हेनरी फेयोल जी द्वारा प्रतिपादित किए गए। सबसे पहले है कार्य विभाजन, दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा अनुशासन, फिर है आदेशिक एकत्व, निर्देशिक एकत्व, छठा है सामूहिक रुचि की अपेक्षा व्यक्तिगत रुचि की गौणता, सातवां पारिश्रमिक, आठवां केंद्रीकरण, नौवां अविचलित आदेशिक श्रृंखला, 10वां व्यवस्था अर्थात तंत्र, 11वां है समानता, 12वां है कार्यकाल की स्थिरता, 13वां है पहल अथवा क्रियाशील सूत्रपात और 14वां है एकता एवं निष्ठा। तो आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य का विभाजन। फेयोल के अनुसार काम के बंटवारे का इरादा समान प्रयास के लिए अधिक और बेहतर कार्य का उत्पादन करना है। विशेषज्ञता मानव प्रयास का उपयोग करने का सबसे प्रभावी तरीका है। फेयोल कार्य के विभाजन के इस सिद्धांत को सभी प्रकार के कार्य पर लागू करता है, चाहे वो तकनीकी हो या फिर प्रबंधकीय। यह कुशल और प्रभावी परिणाम देता है। इसको हमें ये जानना होगा कि जब हम कार्य को करते हैं तो जब सारे काम हम करते हैं तो हम उस किसी भी कार्य के विशेषज्ञ नहीं बन पाते। इससे बेहतर रहता है कि जो पूरा कार्य की प्रक्रिया होती है उससे हम छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर दें, ताकि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे विशेषज्ञ उसका हो जाए और वो कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। उदाहरण के लिए, जब एक फैक्ट्री के अंदर कार्य किया जाता है तो उसमें जो व्यक्ति कटिंग का काम कर रहा है, एक सिलाई का काम कर रहा है, तो कटिंग वाले व्यक्ति को यदि सिलाई भी करनी पड़ेगी तो वो अपनी कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत यदि कटिंग करने वाले व्यक्ति को कटिंग का ही काम दिया जाए तो वो उस कार्य को करते करते इतना कुशल हो जाएगा कि वो बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। जहाँ उत्पादन क्षमता 10 पीस की थी वो बढ़ करके 20 पीस की भी हो सकती है। ऐसे ही जब आप किसी कार्य को बार बार करते रहते हैं तो अवश्य ही आप उस कार्य को करने में कुशल और प्रभावी हो जाते हैं। तो यह कार्य का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि किसी भी व्यवसाय में कार्य किया जाए, व्यवसाय के अलावा सामान्य जीवन में भी जब हम कार्य को बांट देते हैं
विभाजित कर देते हैं तो उसके साथ ही प्रभावी रूप से हमारे सामने परिणाम आने लगते हैं। कार्य का विभाजन जब हम कर देते हैं तो कुशल और प्रभावी परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो हम जानते हैं कि एक कार्य आपको बार बार करने से आप उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार क्या होते हैं और उत्तरदायित्व क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। अधिकार कार्य करने और करवाने के लिए दी गई ताकत है, दी गई शक्ति है। जैसे कि आप किसी भी संस्था के अंदर मैनेजर है, प्रबंधक है, तो उसके पास एक शक्ति है कार्य को करवाने की। उत्तरदायित्व का मतलब है कि जो कार्य किया जाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो वो दोनों के अंदर आपस में जो तालमेल है, सामंजस्य है, वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि अधिकार उत्तरदायित्व से ज़्यादा दे दिए जाएंगे तो क्या होगा कि वो अनावश्यक रूप से अधिकार का इस्तेमाल करेगा और शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम सामने आ सकता है। जबकि यदि अधिकार कार्य उत्तरदायित्व से कम कर दिए जाएं तो व्यक्ति विशेष अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। उदाहरण हम ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको कोई कार्य दिया गया है और उस कार्य को करने के लिए आपको सामान चाहिए और आपको ये शक्ति नहीं दी गई, ये ताकत नहीं दी गई कि आप अपनी मर्जी से ज़रूरत पड़ने पर सामान को स्टोर से ले सकें। तो उसमें क्या होगा कि वो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए अधीनस्थ की अक्षमता के परिणाम के रूप में सामने आएगी, क्योंकि ये बात हो जाएगी कि आपने ये कार्य पूरा नहीं किया और इस कारण को नहीं जाना जाएगा कि उसके पास शक्ति ही नहीं थी, मैं खाली बैठा रहा काम करने के लिए और मेरे पास सामान नहीं था। इन दोनों के अंदर अधिकार एवं उत्तरदायित्व को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। तो किसी भी संस्था के अंदर या किसी भी जगह पर जब एक कार्य को करवाना होता है तो उसको थोड़ी सी ताकत उसके अनुसार देनी पड़ती है। तीसरा हमारा जो सिद्धांत है वो है अनुशासन। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही जो चाबी है उसके पास, और वो है डिसिप्लिन। अनुशासन संगठनात्मक नियमों और रोजगार समझौते का पालन होता है। फ्यूल के अनुसार अनुशासन की आवश्यकता कहाँ पर है? सभी स्तरों पर एक अच्छा वरिष्ठ, स्पष्ट और निष्पक्ष समझौते और दंड का विवेकपूर्ण अनुपयोग, ये सब उदाहरण हैं कि जिनके माध्यम से अनुशासन की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसे दंड का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। ऐसे ही यदि दो व्यक्ति आपस में झगड़ गए, दो विभावकों की आपस में किसी मत ना मिलने के कारण कोई बात हो गई, तो प्रबंधक के पास ये ध्यान में रखना होगा कि अनुशासन क्या कहता है। तो स्पष्ट और निष्पक्ष जो समझौते हैं ये बताते हैं कि ये हमारा अनुशासन है। हमने क्लियर तरीके से गाइडलाइंस को बनाया हुआ है, मान्यताएं बनाई हुई हैं और समझौते किए हुए हैं। चौथा जो हमारा सिद्धांत है शिक्षार्थियों, वो है आदेश की एकता। आदेश की एकता अर्थात जो आदेश दिया जा रहा है वो एक जैसा हो। फ्यूल कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए एक और सिर्फ एक बॉस ही होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए 4 लोग अलग अलग तरीके से उसको बताएंगे कि काम को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। फ्यूल ने ये महसूस किया कि अगर इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है और अधिकार को कम किया जाता है तो अनुशासन खतरे में है। आदेश में गड़बड़ी है तो स्थिरता को खतरा है, क्योंकि बात यह आ जाएगी कि काम नहीं हुआ, बात यह आ जाएगी कि जो कर्मचारी है वो कुशल नहीं है। लेकिन वो जो ऐसा होने के कारण क्या होगा, कर्मचारी जो है संस्था को छोड़ करके जाएगा। तो आदेश में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो मान लीजिए प्रबंध का सिद्धांत मैं भी बता रही हूँ और कोई और भी बता रहा है और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। इसलिए जब कभी भी हमें कार्य को कराना हो तो कार्यशैली में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है कि आदेश की जो एकता है
वो होनी चाहिए। यदि दोहरी अधीनता होगी तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि उससे कार्य पूरा नहीं होता और इसके संबंध में भ्रम जो है वो पनपने लगता है। तो भ्रम को रोकने के लिए आदेश की एकता का अनुसरण अति आवश्यक है। पांचवा सिद्धांत है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता का अर्थ है कि जो निर्देशन दिया जा रहा है, काम कैसे करना है, तो वो जब बताया जा रहा है तो वो भी एक ही व्यक्ति एक तरीके से बताए। एक ही उद्देश्य वाली गतिविधियों के प्रत्येक समूह में एक सिर और एक योजना होनी चाहिए, अर्थात वन हेड वन प्लान भी हम इसको कहते हैं कि यदि आपको कोई कार्य दिया गया है तो उसको बताने वाला, निर्देश देने वाला व्यक्ति भी एक होना चाहिए। आपकी जो टीम का लीडर है, नेतृत्व करने वाला है, वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि इससे जो कार्यवाही है और समन्वय की एकता है वो सुनिश्चित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी मोटरसाइकिलों के साथ साथ कारों का भी निर्माण कर रही है तो उसके लिए दोनों के लिए दो अलग अलग विभाग होने चाहिए, ताकि कार के जो निर्माण का कार्य है वो उसके अनुरूप हो और मोटरसाइकिलों के निर्माण का कार्य उसके अनुरूप हो। प्रत्येक प्रभाग का अपना प्रभारी, योजना और निष्पादन संसाधन भी होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जिसका पालन होना चाहिए। अब हम आदेश की एकता और निर्देश की एकता, क्योंकि ये दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, तो ये जरूरी है कि हम इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको स्पष्ट करें। तो अर्थ के आधार पर यदि हम आदेश की एकता को देखें तो किसी भी अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जबकि निर्देश की एकता के लिए समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष एवं एक योजना अधिकारी ही होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इन दोनों का फर्क है। आदेश है कि जब इसमें काम करवाना है वो व्यक्ति, और निर्देश है कि काम कैसे करना है वो व्यक्ति। तो इसलिए दोनों में फर्क है। दूसरी बात हम करेंगे लक्ष्यों की। आदेश की एकता यह दोहरी अधीन स्थिति को रोकने से संबंधित है, जबकि निर्देश की एकता यह क्रियाओं के एक दूसरे पर आच्छादन रोकता है। मतलब एक क्रिया मैंने भी कर ली, दूसरे ने भी कर ली, तो ऐसा नहीं होगा। यदि निर्देश ठीक से मिला है तो काम की जो डुप्लीकेसी हम बोलते हैं ना, वो नहीं होगी। तीसरी बात, तीसरा जो अंतर है वो है आदेश की एकता में प्रभाव के आधार पर यह कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, जबकि निर्देश की एकता में देखें तो प्रभाव क्या पड़ता है, यह पूरे संगठन को प्रभावित करता है। मतलब आपको ऑर्डर एक ने दे दिया, आदेश एक ने दे दिया, तो व्यक्ति ये कंफ्यूज हो जाता है, वो ये समझ नहीं आता उसे कि मैं क्या करूं। जबकि निर्देश की एकता का प्रभाव पूरे उस पर पड़ता है, क्योंकि निर्देशन यदि उचित नहीं दिया गया है तो जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो वेस्ट हो जाएंगे, उनका जो उपयोग है, इष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए संस्था का, पूरे संगठन का जो है वो नुकसान होगा और जो लाभ है वो कम होगा। तो निर्देश की एकता पूरे संगठन को प्रभावित करती है, जबकि आदेश की एकता जो होती है वो सिर्फ कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से ही प्रभावित करती है। छठा सिद्धांत है सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। फ्योल कहते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का जो हित है वो छोटा है, जबकि संगठन का जो हित है वो बड़ा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के हित को कम महत्ता दी जानी चाहिए, जबकि संगठन के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। सातवां जो सिद्धांत है वो कहता है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक या प्रतिफल। फ्योल के अनुसार कर्मचारियों और संगठन दोनों का समय, वेतन और मुआवजा उचित होना चाहिए। कर्मचारियों को उचित मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, जो उन्हें कम से कम एक उचित जीवन स्तर प्रदान करे। इसके अलावा यह कंपनी की भुगतान क्षमता के भीतर होना चाहिए। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है तो उसका जो इनाम है, पारिश्रमिक है, प्रतिफल है,
वो न्याय संगत और होना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेयोल के अनुसार केंद्रीयकरण के माध्यम से अंतिम अधिकार के प्रबंधकों के प्रतिधारण के साथ विकेंद्रीयकरण के माध्यम से अधीनस्थ भागीदारी को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने वाले अधिकार की एकाग्रता को केंद्रीयकरण कहा जाता है, जहां एक से अधिक लोगों के बीच इसके फैलाव को विकेंद्रीयकरण के रूप में जाना जाता है। संगठन का आकार, क्षेत्र और अन्य कारक केंद्रीयकरण की डिग्री निर्धारित करते हैं। केंद्रीयकरण का उदाहरण हम एक ले लेते हैं कि एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसके पास जो पूरी की पूरी ताकत है, उसी शक्ति जो है वो उस व्यक्ति के पास है। तो निर्णय लेने की ताकत जब किसी एक व्यक्ति के पास होती है तो वो केंद्रीयकरण का उदाहरण है। जबकि वो व्यक्ति यदि कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है, उसके पास कार्य का बोझ जो है वो आवश्यकता से अधिक हो रहा है, तो वो अपने अधीनस्थों को अपनी शक्ति का बंटवारा करता है, विभाजित कर देता है, कि अपने कार्य को दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, तो इसे विकेंद्रीयकरण कहा जाता है। अगला हमारा सिद्धांत है सोपान श्रृंखला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उच्चतम से निम्नतम रैंक तक प्राधिकरण की औपचारिक रेखाएं स्केलर श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। फेयोल के अनुसार संगठनों के पास प्राधिकरण और संचार की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक चलती है और प्रबंधकों और अधीनस्थों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। फेयोल कहते हैं कि औपचारिक संचार के सामान्य पाठ्यक्रम में इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। आपको एक त्रिभुज के माध्यम से हम इसको समझाएं तो नीचे से शुरू करते हुए ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर दूसरी श्रृंखला में नीचे ई से एफ, एफ से जी और जी से एच जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो मतलब यदि आपको किसी संस्था के अंदर बात करनी है तो पहले निम्नतम स्तर पर, निचले स्तर पर बात करनी होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे उच्चतम स्तर तक जाएगी। यदि बहुत ही आवश्यक हो और कोई बहुत ही जरूरी ऐसा एक कार्य पड़ जाए जिसके कारण इस श्रृंखला का उल्लंघन करना अनिवार्य हो जाए, तो उसमें उल्लंघन नहीं किया जाता। एक और सबसे छोटा जो मार्ग है, जैसे कि फट्टा कहते हैं ना, तो गैंग प्लैंक उसे कहा जाता है और इसका उपयोग किया जाता है आपातकालीन स्थितियों में ही। हम इसका सिर्फ उपयोग करते हैं जिसमें कि समान स्तर वाले दो अलग अलग श्रृंखला के जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके बीच में एक संबंध जो है वो स्थापित किया जाता है। अगला जो प्रिंसिपल है वो हम देखेंगे वो है व्यवस्था। व्यवस्था, फेयोल कहते हैं कि लोगों और सामग्रियों को अधिकतम दक्षता के लिए उपयुक्त समय पर उपयुक्त स्थानों पर होना चाहिए। आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। हमारे घर में यदि मुझे सामान रखना है और मैं बर्तन की जगह पर कपड़े या फिर कपड़े की जगह पर बर्तन रख दूं, तो मेरे लिए जब समय पड़ने पर आवश्यक चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि जिस भी सामान का जो स्थान हो उसे हमेशा वहीं पर रखा जाए और आपस में उनको मिक्स ना किया जाए। ऐसा करने से जो संस्था की उत्पादक क्षमता है वो बढ़ती है, काम करने की जो दक्षता है वो भी बढ़ती है। 11वां सिद्धांत है समता। समता का अर्थ है बराबरी का। फेयोल ये कहते हैं कि सभी कर्मचारियों को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अच्छे ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है, जिन्हें यथासंभव उचित माना जाना चाहिए। यह संगठन के प्रति कर्मचारियों में निष्ठा और समर्पण को सुनिश्चित करेगा। लिंग, धर्म, भाषा, जाति, विश्वास या राष्ट्रीयता आदि के कारण किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फेयोल कभी कभी बल के उपयोग से भी इनकार नहीं करते हैं। होता क्या है कि जब हम कार्य कर रहे होते हैं किसी संगठन में, तो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी वहाँ पर कार्य करते हैं, तो कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। यही समता सिद्धांत का अर्थ है। अगला जो सिद्धांत है वो है पहल क्षमता। पहल का मतलब होता है अपने मन से आत्म प्रेरणा के साथ
पहला कदम उठाना। फ्यूल के अनुसार श्रमिकों को सुधार के लिए अपनी योजनाओं को विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहल अर्थात प्रोत्साहित करना, लेकिन यह अलग होने के लिए संगठन में स्थापित प्रथाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अर्थात यदि संस्था ने कहा है कि कोई कार्य ऐसे होना है, तो ऐसा ना हो कि मुख्य कार्यशैली से आप अलग हो जाएं और आप अपने ढंग से कार्य करने लगें। अपने ढंग से कार्य करने के लिए पहल जो है उसको प्रोत्साहित किया जाता है संस्था के अंदर, और फ्यूल कहते हैं ये हर जगह होना चाहिए। लेकिन जो पहल करने का एक माहौल है, एक वातावरण है, वो जब हो तभी इसको आपने करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी में एक कर्मचारी सुझाव प्रणाली होनी चाहिए जहां रचनात्मक और मूल्यवान सुझावों को अपनाया जाना चाहिए और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो आप जब भी कुछ पहल या आप कुछ कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, तो तब जो है उस सुझाव प्रणाली के माध्यम से उसको करें तो आपको बहुत ही फ़ायदा इसका मिलेगा। अब हम 13 प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल भी कहते हैं या कार्मिक स्थिरता कहते हैं। कार्मिक स्थिरता से तात्पर्य ये है कि बार बार जो कर्मचारी हैं वो ना बदले जाएं। कर्मचारी जो हैं, किसी को रखा है कार्य को करने के लिए, तो वो कुछ समय तक उस कार्य को करे ताकि ये पता लग सके कि उस कर्मचारी का जो कार्य है वो कितना बेहतर है। फ्यूल कहते हैं कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी आवर्त को कम से कम किया जाना चाहिए, अर्थात कर्मचारी बार बार नहीं बदले जाने चाहिए। चयन और चयन नियत और कठोर प्रक्रिया के बाद ही कर्मचारी का चयन किया जाना चाहिए ताकि इसकी आवश्यकता ना पड़े। दूसरा, कर्मचारियों को परिणाम दिखाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी भी तरह के प्रभाव का परिणाम क्या होगा? यदि बार बार आप कर्मचारी बदलेंगे तो कर्मचारियों के बीच असुरक्षा या अस्थिरता की भावना जो है उत्पन्न होगी। इससे वो संगठन को छोड़ देंगे और नए चयन को यदि संस्था करती है तो उसके चयन प्रशिक्षण में दोबारा से खर्चा आता है, दोबारा से लागत लगती है, जिससे कि अनावश्यक रूप से जो संस्था है उसके ऊपर एक बोझ पड़ता है जो लाभ को कम करता है और लागत को बढ़ाता है। अब हम आते हैं आज के अंतिम जो सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं, एकता एवं निष्ठा। एकता एवं निष्ठा से तात्पर्य फ्यूल का है कि प्रबंधन को कर्मचारियों के बीच एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। प्रबंधन को विशेष रूप से बड़े संगठनों में टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग मिलकर के काम को कर सकें। एक प्रबंधक को टीम की भावना को बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों के साथ उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। मैं के बजाय हम से जब हम कार्य को करते हैं तो हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। यह टीम के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास और अपनेपन की भावना को जन्म देती है। एकता एवं निष्ठा का जो सिद्धांत है ये दंड का उपयोग करने की आवश्यकता को भी कम कर देता है और आपस में सदस्यों के बीच में विश्वास और अपनेपन की भावना को जन्म देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिद्धांत बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले वीडियो में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे जो कि होंगे टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। नमस्कार।